हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्री कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, डेट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम से के लिहाज से बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ जेई नीट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पूरे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पूरे क्लास 12th की हर एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास 12th में जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड केटोन हो, अल्कोहल हो, फेनॉल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उन सब में आपको डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। और सभी रिएक्शन के प्रोसीजर में एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज, डेट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले होता क्या है। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन खास तौर पे हम लोग क्लास 8-9 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंस की बुक में रिएक्शंस आपको दिख जाएंगे क्लास 8-9 की बुक में, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा कि रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि श्री कृष्णा क्लासेस में काफ़ी बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग आपको यहाँ से बताएंगे कि रिएक्शंस होता क्या है और उसके बाद बताएंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे जहाँ पे एक रिएक्टेंट किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है एक कंडीशन में। रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक रिएक्टेंट किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है स्पेशल कंडीशन में प्रोडक्ट बनाने के लिए। मान के चलो कंपाउंड रिएक्टेंट ए रिएजेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। इन कंडीशन कैटलिस्ट हो गया या टेम्परेचर हो गया। मान लो कैटलिस्ट को यहाँ पे एक रिएजेंट लिए हैं और ए रिएक्टेंट है, बी रिएजेंट है, रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट सी बन रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें कि रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाता है, उस पूरे प्रोसेस को रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो रिएक्टेंट के तौर पे किसी भी रिएक्शन में हम लोग कई सारे कंपाउंड्स ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड्स ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट भी कई तरह के होते हैं। डिफरेंट तरह के रिएजेंट होते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम रिएक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, और डिफरेंट तरह के कंडीशंस भी होते हैं। कई जगह आपको कैटलिस्ट दिया रहेगा जो कि रेट को इनहेंस करता है, कई जगह आपको टेम्परेचर दिया रहेगा, कई जगह आपको सॉल्वेंट दिया रहेगा। तो ये स्पेशल कंडीशन होती है किसी भी रिएक्शन की, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है। और जब ये पूरा रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करके स्पेशल कंडीशन में प्रोडक्ट बनाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि कई सारे कंपाउंड होते हैं रिएक्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे कंपाउंड होते हैं और रिएक्टेंट में कंपाउंड का यूज किया जाता है, और रिएजेंट भी कई तरह के होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कंडीशंस भी कई तरह के होते हैं, जहां पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मान लो कि एक कंपाउंड लिए हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी एक कंपाउंड लिए और रिएजेंट भी एक लिए, रिएक्ट करवाएं स्पेशल कंडीशन में, मान लो कैटलिस्ट लिए, प्रोडक्ट हमें बना सी। मान लो दूसरा कंपाउंड लिए रिएक्टेंट के तौर पे, और रिएजेंट में लिए हम लोग दूसरा रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कंडीशन कुछ और रखे, प्रोडक्ट बनेगा कुछ और। मान लो तीसरा रिएक्टेंट लिए, कंपाउंड तीसरा रिएक्टेंट के तौर पे, और तीसरा रिएजेंट लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएजेंट तीसरा तरीके का, और उसको स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करवाएं, फिर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों कंडीशंस जो होंगे, पहले कंडीशन में प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, दूसरे कंडीशन में रिएक्टेंट भी कुछ और होगा, रिएजेंट भी कुछ और होगा, रिएक्टेंट भी कुछ और होगा, प्रोडक्ट भी कुछ और होगा, और थर्ड में भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये तीनों रिएक्शन होंगे, जैसा कि हम एग्जांपल में अभी आपको बताए हैं, समझा रहे हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सारे रिएक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं।
सारे रिएक्शन में अलग प्रोडक्ट बनते हैं। हो सकता है कुछ कंपाउंड एक जैसे हो, प्रोडक्ट अलग बना दे, या कुछ कंपाउंड अलग हो, प्रोडक्ट एक जैसा बना दे। लेकिन मैक्सिमम केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे तरह के रिएक्शंस होते हैं, और उन कई सारे तरह के रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हम लोग एक श्री कृष्णा क्लासेस कोचिंग की तरफ से 12th की एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि एनसीईआरटी के पहला चैप्टर को पढ़ाने से पहले श्री कृष्णा क्लासेस की तरफ से एक नया टॉपिक पढ़ाया जाता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग अलग से इसको पढ़ाते हैं, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये चैप्टर पूरे 12th के ऑर्गेनिक के लिए रूट का काम करता है, ये जड़ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12th का। और जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे वो आगे कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। जैसा कि हम लोग बताएं कि डिफरेंट कंपाउंड लेंगे अगर रिएक्टेंट में, और डिफरेंट रीएजेंट लेंगे, डिफरेंट कंडीशन में वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा। तो हम लोग कई तरह के कंपाउंड ले सकते हैं, कई तरह के रीएजेंट ले सकते हैं, कई तरह के कंडीशन ले सकते हैं, और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो अलग अलग तरह के जब कंपाउंड लेंगे, रिएजेंट लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग तरह का रिएक्शन होगा, अलग अलग तरह का रिएक्शन होगा। और अलग तरह का जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन का प्रोसीजर भी अलग होगा, उस रिएक्शन की प्रक्रिया भी अलग होगी। वो अलग तरीके से अलग कंपाउंड को जब हम अलग तरीके के रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी भी मैकेनिज्म भी अलग होगी। तो उस रिएक्शन डिफरेंट रिएक्टेंट और डिफरेंट रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है उसकी क्रियाविधि अलग होती है। क्या होती है? उसकी क्रियाविधि अलग होती है। और उस अलग अलग तरह के क्रियाविधि को पढ़ने के लिए, उस अलग अलग तरह के अभिक्रिया की क्रियाविधि को पढ़ने के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। हम लोग समझ गए इसको होता क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। और अब देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कितने तरह के होते हैं। जिन बच्चों ने ये लिखा है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अभी हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कितने तरह के होते हैं। ठीक जा रहा है आंसर? तो आइए बच्चों हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली कई तरह के होते हैं, लेकिन जो क्लास 12th में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है। वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, श्री कृष्णा क्लासेस एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाती है। और एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 12th बेस्ड के लिए, 12th क्लास के लिए हम लोग 4 तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली पढ़ते हैं। तो वो 4 तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन। तीसरा होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है रीअरेंजमेंट, जो कि श्री कृष्णा क्लासेस के स्टूडेंट्स को पहले ही पढ़ा चुके हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस वीडियो को और श्री कृष्णा क्लासेस पर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी अलग से पढ़ाया जाएगा रीअरेंजमेंट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके साथ साथ रीअरेंजमेंट। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के रिएक्शंस होते हैं जनरली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी कई तरह के टाइप्स हैं, उसमें से पहला टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो जिन बच्चों को ये छापना हो छाप सकते हो,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फोन से। तो आते हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। कि मान लो एक कंपाउंड है AB, मान लो एक कंपाउंड है AB और एक तीसरा रीएजेंट है उस कंपाउंड जिससे रिएक्ट कर रहा है वो कंपाउंड C से। C एक रीएजेंट है, AB एक कंपाउंड है, C से रिएक्ट कर रहा है। C क्या किया, B को रिप्लेस करके खुद A के साथ जाके लग गया और B को A से अलग कर दिया। क्या हुआ, एक रिएक्टेंट है, एक कंपाउंड है AB जो रिएजेंट C से रिएक्ट किया। C क्या किया, B को हटा दिया A के पास से और खुद A में जाके लग गया, B को अलग कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक किसी के पास कंपाउंड के पास जाओ, वहां पे लगे हुए किसी पहले से लगे हुए किसी एटम को हटाओ और खुद लग जाओ। मान लो आप कहीं बैठे हुए हो किसी चेयर पे, कोई आया आपको उठा दिया और खुद बैठ गया, मीन्स कि वो आपको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब वो आपको हटा रहा है कुर्सी से फिर बैठ रहा है। वही काम C किया है। B जो है A के साथ था, आया B को हटाया खुद लग गया, मीन्स कि सब्स्टिट्यूट किया। किसके जगह पे, B के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। तो उसी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो समझ में आया होगा आप सभी को, उम्मीद है। और अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला चीज टॉपिक था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हम लोग देखे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है हम लोगों को समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों, इनमें 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसको 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट में हम समझ जाएंगे तीनों में डिफरेंस। वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगा जब किसी कंपाउंड में ऐसा रिएजेंट हो, जब सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट कौन सा है? C है। C सब्स्टिट्यूट कर रहा है B को, मीन्स C सब्स्टिट्यूट कर रहा है B को, मीन्स C सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट है। C सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किसके पार्ट्स हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं। और वो होता है कि जब सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट, यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करने वाला रिएजेंट क्या है? C जाके B को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मीन्स C इज सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट।
तो मतलब अगर ये सब्स्टिट्यूटिंग रीएजेंट फ्री रेडिकल हो, अगर ये सब्स्टिट्यूटिंग रीएजेंट फ्री रेडिकल हो तो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूटिंग रीएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर ये सब्स्टिट्यूटिंग रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। श्री कृष्णा क्लासेस के स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाया जा चुका है फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जो बच्चे श्री कृष्णा चैनल के श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उनको हम इस वीडियो में ही बता देंगे। एक 1 बाय 1 करके जब हम फ्री रेडिकल पढ़ाएंगे तो फ्री रेडिकल के बारे में बता देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बता देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बता देंगे। और बाद में कभी एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें तीनों आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिन बच्चों को ये लिखना है वो लिखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्री रेडिकल क्या होता है। बहुत बच्चों को मन में सवाल आ रहा होगा, जो बच्चे कृष्णा क्लासेस के रेगुलर स्टूडेंट नहीं है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मन में एक सवाल आ रहा होगा ये फ्री रेडिकल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, फ्री रेडिकल्स को हम लोग समझते हैं। पहले हेडिंग लिखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होता है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है, जिसका कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंस और इसके बिना हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ सकते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता कैसे है, होता क्या है, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ आज देखेंगे बेसिक से हाई लेवल तक। तो मान लो बच्चों कि एक कंपाउंड ले रहे हैं इथेन, एक कंपाउंड है इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सभी बच्चों को पता होगा ये इथेन है। इसको सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको HPU लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएं। अगर इथेन को HB लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएं, अगर इथेन को HB लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएं तो क्या होगा कि इसको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। और ये जो CH3 है ये इसमें पोलैरिटी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अलग नहीं होगा बॉन्ड टूटने पे। ये बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अलग नहीं होगा, लेकिन एनर्जी मिल रही है तो बॉन्ड तो ब्रेक होगा। एनर्जी मिल रही है, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा कि इधर का जो एक इलेक्ट्रॉन है CH3 का और इस CH3 का जो एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड टूटने के बाद जब HMU लाइट और सनलाइट से एनर्जी मिलेगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद चूंकि इसके बीच पोलैरिटी नहीं है, इसलिए प्लस माइनस में अलग ना होके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके अलग होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और बनेगा CH3 फ्री रेडिकल। CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं और मिथाइल के फ्री रेडिकल को हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो दो फ्री रेडिकल बनेगा CH3 का, CH3 HMU लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी मिला, बॉन्ड ब्रेक हुआ, पोलैरिटी नहीं है इसलिए प्लस माइनस में अलग ना होके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ अलग हुआ और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम फ्री रेडिकल कहलाती है। ये फ्री रेडिकल हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। अब हम लोग देखते हैं कि फ्री रेडिकल में जो CH3 है, CH3 का फ्री रेडिकल देखते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। CH3 में हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो CH3 में 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। CH3 के फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूट्रल है, ना निगेटिवली चार्ज्ड है ना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो फ्री रेडिकल को हम लोग न्यूट्रल कह सकते हैं।
ये इलेक्ट्रोफाइल के तरह। तो फ्री रेडिकल में जो देखें, मिथाइल के जो फ्री रेडिकल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये ना तो निगेटिवली चार्ज्ड है ना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल भी कहते हैं, न्यूट्रल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल ठीक इसके विपरीत पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल ठीक उसके उल्टा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। लेकिन फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो इसमें हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो काफी अनस्टेबल होता है। तो फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग यूं देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मिथाइल फ्री रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बना हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले को हम लोग का स्ट्रक्चर बनाते हैं sp2। sp2 इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है और इसका स्ट्रक्चर यूं देखें तो आप CH 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 और यहाँ पे जो इसकी p ऑर्बिटल होती है ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ होती है, ना ही फुल्ली फिल्ड होती है ना ही हाफ फिल्ड होती है। तो प्यारे बच्चों, फ्री रेडिकल आज हम लोग पढ़े हैं। फ्री रेडिकल देखें सबसे पहले कि बनता कैसे है। इथेन को ले गए HMU लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी आप लोग ले जा सकते हो, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। चूंकि इसके बीच पोलैरिटी नहीं है तो प्लस माइनस में अलग ना होके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ अलग हुआ, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ अलग होने के बाद फ्री रेडिकल बनाया, डेट इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। और 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से इसका ऑक्टेट खाली रहता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके वजह से इसका स्ट्रक्चर sp2 बनता है। sp2 में इसके जो ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल ना तो पूरी फुल्ली फिल्ड होते हैं ना ही पूरी वैकेंट होते हैं, ये हाफ फिल्ड होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ। तो इतना कुछ हम लोग फ्री रेडिकल में पढ़े हैं, और अब देखेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसको जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लें, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोग देखें अभी कि फ्री रेडिकल क्या होता है, उसके साथ देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जब सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल हो। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती अगर सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होती, यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती अगर सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होती। लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट जो होगी वो फ्री रेडिकल होगी, और फ्री रेडिकल क्या होती है वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो इसका बेहद ही फेमस रिएक्शन है, एक 12th के NCERT में आपको दी हुई है। हेलो एल्केन्स आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर में इसकी बहुत ही फेमस रिएक्शन दी हुई है, डेट इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग आज पहला रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। स्टूडेंट्स, बहुत बच्चों को पता होगा हेलोजन क्या होता है, एल्केन क्या होता है। बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हेलोजन क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं, डेट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हेलोजेंस कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर के ग्रुप 17 के ऊपर के जो 4 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हेलोजिनेशन कहा जाता है। और एल्केन तो आप सबको पता ही होगा, इनका फार्मूला होता है CnH2।
2n+2। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एल्केन का हैलोजिनेशन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एल्केन लेते हैं और एक हैलोजन लेते हैं, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक रिएजेंट भी लेंगे हम लोग, HMu लाइट या सनलाइट। तो पहला एग्जांपल, मीथेन का Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HMu लाइट। क्या होगा? फ्री रेडिकल HMu लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है जब पोलैरिटी नहीं हो। तो यहां पे Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल बन के वो Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। Cl फ्री रेडिकल काफ़ी अनस्टेबल होगा, तो वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के जाएगा, HCl बनाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3 फ्री रेडिकल। CH3 फ्री रेडिकल फिर जाएगा Cl2 के पास, बोलेगा तुम मेरा H ले गए हो, अब तुम्हारा बॉन्ड हम तोड़ेंगे। तो वो Cl का फिर बॉन्ड ब्रेक करता है HMu लाइट के प्रेजेंस में, और फिर से वो फ्री रेडिकल Cl का बनता है, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। तो पहले क्या बनता है? HMu लाइट की प्रेजेंस में जब मीथेन Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन होगी, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन होगी। हैलोजन मतलब क्लोरीन, यहाँ पे हैलोजन है, मीथेन यहाँ पे एल्केन है, तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? HMu लाइट की प्रेजेंस में CH3Cl2 के साथ रिएक्ट, CH4Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, और पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो है CH3Cl प्लस HCl। पहला प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट बनेगी। उसके बाद अगर Cl2 एक्सेस हो, अगर Cl2 एक्सेस होगी, अगर Cl2 हमारे पास एक्सेस होगी मतलब एक इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगी, तो ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगा और यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो एक्सेस है चूंकि यहाँ पे Cl2, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा सेम स्टेप के साथ जैसा स्टेप यहाँ पे हुआ। तो ये क्या होगा कि CH3Cl वापस Cl2 और HMu लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। ठीक जैसे यहाँ पे HCl बाहर आया, उसी तरह HCl इसमें भी बाहर आएगा, और यहाँ पे CH3Cl के जगह एक H बाहर आया चूंकि HCl के साथ, तो बनेगा CH2Cl2, CH2Cl2। चूंकि Cl2 बहुत है तो ये रिएक्शन तब तक करता रहेगा जब तक मीथेन खत्म ना हो जाए, मीथेन के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, क्योंकि एक्सेस में है Cl2। तो Cl2 फिर वही स्टेप रिएक्शन होगा, उसी स्टेप के थ्रू फिर Cl2 रिएक्ट करेगा HMu लाइट की प्रेजेंस में, Cl2 HMu लाइट की प्रेजेंस में फिर रिएक्शन करेगा सेम प्रोसेस के साथ, और फिर HCl बाहर आएगा, फिर HCl बाहर आएगा, और यहाँ से एक H बाहर आएगा तो क्या बनेगा, और एक Cl अंदर आएगा तो CHCl3। ठीक सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगा जो प्रोसेस चलती आ रही है, क्योंकि Cl2 तो बहुत एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, और ये तब तक रिएक्ट करेगा जब तक इसका हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। क्योंकि Cl2 बहुत है, HMu लाइट भी इसको मिल रहा है, तो ये रिएक्शन क्यों छोड़ेगा भाई? तो ये रिएक्शन करता रहेगा। तो ये फिर रिएक्शन करेगा Cl2 HMu लाइट की प्रेजेंस में, Cl2 HMu लाइट की प्रेजेंस में, फिर HCl निकलेगा बाहर और बनाएगा इस बार CCl4। ये फाइनल प्रोडक्ट होगी, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट तब होगा जब Cl2 एक्सेस होगा। अगर Cl2 1 इक्विवेलेंट ली जाए तो प्रोडक्ट यहाँ पे आके रिएक्शन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी, अगर Cl2 1 इक्विवेलेंट हो तो। अगर Cl2 एक्सेस हो तो रिएक्शन यहाँ तक आएगी जब तक कि मीथेन का सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत ही फेमस रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन।
तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में हम लोग देखिए किस प्रकार से HMU लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन जो है होता है मीथेन का, और ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है जब क्लोरीन एक्सेस लेते हैं, और अगर क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ आके बनेगा और यहाँ रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसका हम लोग इसके बाद अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए, और चैप्टर का नाम ही है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होती है। तो इसको जिनको लिखना है, जिन बच्चों को वो लिखे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है ये क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का हम लोग अभी मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले कि किस तरह से देखें कि किस तरह से क्लोरीन जो है मीथेन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ मैकेनिज्म होगा और उस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या होता है वो मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है रिएक्शन और क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हुआ मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 जो होती है वो चेन इनिशिएशन होती है, डेट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन। किस प्रोसेस में क्या होता है? पहला स्टेप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म का पहला स्टेप चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है। कैसे होता है वो देखे। ये Cl2 जो है, ये Cl2 HMU लाइट के प्रेजेंस में, ये Cl बॉन्ड जो है HMU लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लोरीन के आपस में एक दूसरे पे आ जाते हैं। क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं होती, प्लस माइनस होता नहीं है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है एक क्लोरीन के पास आ जाता है, एक इस क्लोरीन के पास आ जाता है, बनाता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। फर्स्ट स्टेप में बना क्लोरीन फ्री रेडिकल। दूसरा स्टेप होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है? फ्री रेडिकल से इसमें क्या हुआ? फ्री रेडिकल बना फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप में होता है चेन प्रोपेगेशन, जिसमें एक फ्री रेडिकल से अधिक फ्री रेडिकल बनता है, जिसमें एक फ्री रेडिकल से अधिक फ्री रेडिकल बनता है। मोर फ्री रेडिकल फ्रॉम फ्री रेडिकल टू मोर फ्री रेडिकल। ये क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में क्या होता है? चेन प्रोपेगेशन, जिसमें फ्री रेडिकल से अधिक फ्री रेडिकल बनता है। कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। जिन बच्चों ने ये लिख लिया है, वो नहीं लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले ले, इसको मिटा रहा हूं मैं। सेकेंड स्टेप में होता है फ्री रेडिकल टू मोर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से अधिक फ्री रेडिकल बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं हम लोग देखते हैं। वो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बना फर्स्ट स्टेप में, वो है मीथेन पे आएगा, मीथेन के पास आएगा, बोलेगा कि मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, काफ़ी अनस्टेबल हूँ मैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है मीथेन के पास आएगा, बोलेगा मैं काफ़ी अनस्टेबल हूँ, मुझे स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, मुझे स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। और क्लोरीन आएगा मीथेन से हाइड्रोजन ले जाएगा, क्लोरीन आएगा मीथेन से हाइड्रोजन ले जाएगा, बनेगा क्या? HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल। मीथेन के पास से जब ये बॉन्ड टूट के जाएगा Cl के साथ हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन के पास आएगा, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन के निकलेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, HCl बन के बाहर निकल जाएगा। बचा क्या?
मिथाइल फ्री रेडिकल बना सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप को हम लोग कहते हैं, स्टेप 3 को हम लोग कहते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बने दोनों स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन में जो फ्री रेडिकल बने, चेन प्रोपेगेशन में जो फ्री रेडिकल बने, वो चेन टर्मिनेशन डेट इज थर्ड स्टेप में आके आपस में जुट जाते हैं। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, Cl2 बनाएगा। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, CH3Cl बनाएगा। ये CH3 फ्री रेडिकल फर्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगी। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बने वो आपस में जुटते हैं। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुट के Cl2 बनाया, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुट के CH3Cl बनाएगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा CH3 आपस में जुटेगा CH3 के फ्री रेडिकल से और ये बनाएगा C2H6। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो Cl2 है और ये C2H6 है, ये दोनों की जो प्रोडक्ट होती है, ध्यान देने की बात क्या है, ये जो Cl2 बना थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन में हम लोग 3 प्रोडक्ट बना, Cl2 CH3Cl C2H6। लेकिन ध्यान देने की बात है कि Cl2 और C2H6 की अमाउंट काफ़ी कम होती है और वो माइनर प्रोडक्ट होता है, उसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इसको नेगलेक्ट किया जाता है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। और मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो CH3Cl होता है, मेजर प्रोडक्ट CH3Cl होता है, जो कि हम लोगों को 1 इक्विवेलेंट Cl2 को जब मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनता है HMU लाइट के प्रेजेंस में। अगर क्लोरीन एक्सेस हो तो फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी, फिर Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, फिर मीथेन के पास जाएगा, हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकाल के फिर टर्मिनेशन होगा, फिर आपस में हाइड्रोजन जुटेगा, Cl जुटेगा, मीथेन आपस में जुटेगा, मीथेन Cl जुटेंगे, Cl जुटेंगे और मीथेन जुटेंगे। तो लेकिन Cl जुट के जो प्रोडक्ट बनाता है Cl2 उसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है, मीथेन जुड़ के जो प्रोडक्ट बनाता है उसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है, और जो इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो होती है मीथेन और क्लोरीन के फ्री रेडिकल के जुटने से। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये स्टेप बार बार अगर क्लोरीन एक्सेस हो तो ये स्टेप रिपीट होते जाता है और तब तक रिपीट होता है जब तक कि मीथेन का हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो आज के लिए यहाँ तक ही, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल में, नेक्स्ट डे हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे और फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्केन्स का। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा, जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आया है, वो प्लीज़ श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर ये वीडियो देखने आया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।